नमस्कार, टीवी9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और आप देख रहे हैं सियासत की बात। और आज है बहुत सारी खबरें और हम आज बुलेटिन में कई सारी खबरों पे चर्चा करेंगे और मेरे साथ स्टूडियो में रहेंगे मेरे मित्र और सहयोगी यूसुफ अंसारी। हमारे साथ गेस्ट का पैनल भी होगा, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बड़ी खबरों से रूबरू कराना चाहता हूँ। तो सबसे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को गुजरात दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा से पहले आम आदमी पार्टी की पहली गारंटी का ऐलान किया। केजरीवाल ने गुजरात में फ्री बिजली देने का वादा किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं गुजरात में पहली गारंटी के तौर पर फ्री बिजली का वादा करता हूं। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी ने कहा था कि 15 लाख देंगे, फिर कहा था कि चुनावी जुमला था कि वो कहते हैं, लेकिन हम गारंटी देते हैं कि अगर काम ना करे तो अगली बार वोट ना देना। तो यानी पॉपुलिज्म की राजनीति और सीधे सीधे चैलेंज भाजपा को, और इस पे कांग्रेस गायब वंस अगेन। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को कोलकाता में शहीद दिवस पर रैली में भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा हर जगह सरकार गिराने में जुटी हुई है, यह उसका काम ही है। ममता ने महंगाई और जीएसटी पर भी केंद्र को आड़े हाथों लिया, तमाम चीजें उन्होंने बोली। लेकिन ममता बनर्जी ने उपराष्ट्रपति के चुनाव में अलग ही काम कर दिया। जहां ममता बनर्जी विपक्ष की एकता, ममता बनर्जी बात कर रही है कि किसी तरह से कॉमन कैंडिडेट हो, ममता बनर्जी गरिया रही थी भारतीय जनता पार्टी को, वहीं ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अब खुल के समर्थन करेगी धनखड़ साहब का। यह एक अलग डेवलपमेंट हुआ है। आंकड़ों के अंक गणित में यह तय था, और मैं राष्ट्रपति मुर्मू की बात कर रहा हूं, चुनाव जीत गई है, इस पर कोई डाउट नहीं था कि वो जीतेंगी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जिस तरीके से लोग बाहर निकल के आए, जिस तरीके से उनका अभिवादन हुआ, जिस तरीके से लोगों ने उनको वेलकम किया, जिस तरीके से पटाखे फटे, ये अपने आप में देखने वाली चीज थी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उसे पूरी तरह से कैश करा रही है। और नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ की। पार्टी अध्यक्ष के प्रति एकजुटता दिखाने को लेकर देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। ईडी के साथ साथ केंद्र की सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ईडी की पूछताछ के विरोध में कई सारे कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया, लेकिन मोटी बात थी कि जितने लोग राहुल गांधी के लिए सड़क पे नहीं दिखे, उतने पूरे देश भर में कांग्रेसी सोनिया गांधी के लिए दिख गए। और आइए अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में जिस तरीके से अपनी बात रखी है अरविंद केजरीवाल ने बोला है कि वो गुजरात में 300 यूनिट हर परिवार को फ्री बिजली देंगे, और उन्होंने ये कहा कि जो ये पैसा है वो डायरेक्ट, और ये जो बेनिफिट है वो डायरेक्ट लोगों तक पहुंचेगा। और उन्होंने ये कहा कि उनको पता है कि अच्छे स्कूल कैसे बनवाए जाते हैं, फ्री में इलाज कैसे कराया जाता है। और केजरीवाल ने वही पासा खेला है जो दिल्ली और पंजाब में खेला है। पहले हम आपको बाइट सुनाते हैं और फिर करेंगे इस पे बात। फ्री की रेवड़ी जनता में बांटी जाए, उसको प्रसाद कहते हैं। वो भगवान का प्रसाद होता है जो जनता में फ्री की रेवड़ी, अच्छे स्कूल बनाना, अच्छे अस्पताल बनाना, फ्री इलाज करना, फ्री शिक्षा करना, लोगों को फ्री बिजली देना, ये भगवान का प्रसाद है। लेकिन जो अपने दोस्तों को फ्री की रेवड़ी दी जाए वो पाप। तो इसलिए गारंटी दे रहे हैं। गारंटी मतलब अगर कार, जैसे माल की गारंटी मिलती है, बाजार जब जाते हो, अगर माल की गारंटी, माल ठीक ना निकले तो पैसा वापस, अगर एक काम ना करें तो अगली बार वोट मत देना। तो गारंटी है इस बात की, अगली बार वोट मांगने नहीं आएंगे। जो जो गारंटी दे रहे हैं वो गारंटी पूरी करेंगे, अगर गारंटी पूरी ना हो तो अगली बार वोट मत देना। तो पहली बिजली की गारंटी आज, बिजली की गारंटी में 3 चीजें हैं, और ये वो 3 चीजें हम हवा में बात नहीं कर रहे, जो दिल्ली और पंजाब में करके आए हैं वही गुजरात के अंदर करेंगे।
केजरीवाल की स्टोरी पे जाने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो सपोर्ट है वो इनडायरेक्ट है। मैं ये चीज़ क्लैरिफाई करना चाहता हूं। अभिषेक बैनर्जी ने ये बोला है कि ममता बनर्जी यानी हमारी नेता, हमारी पार्टी ने फैसला लिया कि हम एब्सटेन करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक इनडायरेक्ट सपोर्ट की तरह है। अगर आप एब्सटेन करते हैं तो दूसरे जो आपका प्रतिपक्ष है वो बड़ा हो जाता है, वो मजबूत हो जाता है। उनका कहना है कि भाई हमसे पूछा नहीं गया इसलिए हम नहीं करेंगे सपोर्ट, लेकिन मोटी बात है ये इनडायरेक्ट सपोर्ट है। आप चाहे उसे एब्सटेंशन कह दीजिए, लेकिन एब्सटेंशन से तो सरकारें बच जाती हैं और ये हमने कई बार यूपीए के टाइम पे देखा है। तो ये क्लैरिफिकेशन में बताना चाह रहा था क्योंकि मैं उसे इनडायरेक्ट सपोर्ट कहना चाह रहा था, मेरे मुंह से डायरेक्ट सपोर्ट निकला था। तो इनडायरेक्ट सपोर्ट है क्योंकि एब्सटेंशन होगा। अब बात करते हैं केजरीवाल जी की। यूसुफ, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लाभार्थी पॉलिटिक्स है, भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिटिक्स आम आदमी को टच करती है थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट टैक्सेस, उसका सीधे सीधे एक काउंटर मॉडल अरविंद केजरीवाल ने ढूंढ निकाला है? बिल्कुल, बल्कि इसे ये कहना कि अरविंद केजरीवाल ने मॉडल ढूंढ निकाला है ये गलत होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी से पहले 2013 में जब उनकी सरकार यहाँ बनी थी तो तब इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। हालांकि 15 में दूसरी बार बनी थी तो शुरुआत की थी। शायद बीजेपी ने इसको देखते हुए जो लाभार्थी को फोकस किया एक वोट बैंक में तब्दील करने के लिए, उसकी शुरुआत बाद में की। अरविंद केजरीवाल ने इन दो मुद्दों पर, फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ सर्विसेज और तीसरा फ्री बिजली, 3 मुद्दों पर जो फोकस किया था, इससे लेकर के अरविंद केजरीवाल की ने उस मॉडल को ज़िंदा किया जो जिसे हम नेहरूवन मॉडल कहते हैं, कि जिसमें बुनियादी ज़रूरतों की गारंटी देना, पूरी करने की गारंटी देना सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो उसको केजरीवाल ने दिल्ली में किया और एक सक्सेसफुल तरीके से करके दिखाया और इसीलिए 2020 में उनकी सरकार तीसरी बार और फुल फ्लैश सरकार दूसरी बार चुनकर आई। और अब जब जहाँ जहाँ केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही वहाँ वो इसी मॉडल को लेकर पहुँचे। उत्तर प्रदेश में उनको 1 सीट नहीं मिली, वोट भी बहुत कम मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जब प्रचार हो रहा था तो वहाँ लोग ये बात कहते थे कि यहाँ भी केजरीवाल की सरकार बननी चाहिए ताकि हमें फ्री बिजली मिले, हमारे यहाँ स्कूलों की हालत सुधरे। तो ये 2-3 जो मुद्दे हैं ये केजरीवाल ने जिस तरह से उठाया है, और दिल्ली एक छोटा मतलब एक कह सकते हैं कि एक शहर है, बड़ा शहर है और देश की राजधानी भी है। तो यहाँ आबादी करीब 2 करोड़ के आसपास आबादी है, तो एक लिमिटेड एरिया में उन्होंने सक्सेसफुल किया है उसे। पंजाब में वो कैसे करेंगे इसकी एक चुनौती है। और दिल्ली में बात भी चल रही थी कि साहब कुछ लोगों से बिजली जो देना चाहते हैं बिजली का बिल वो देंगे, तो उस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन केजरीवाल ने बाकी राजनीतिक दलों के सामने चैलेंज तो खड़ा किया है। देखिए, कुछ चीज़ें फ्री देना एक अलग बात है और आपको एक बुनियादी सुविधाएं सस्ती दरों पर मुहैया कराना ये बिल्कुल अलग बात है। और जो तर्क केजरीवाल देते हैं उन तर्कों में मुझे दम नज़र आता है। जब बीजेपी फ्री भी कह करके मजाक उड़ाती है तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। कोई लॉजिक इसलिए नहीं है, और केजरीवाल उसके जवाब में कहते हैं कि भाई सांसदों को फ्री बिजली मिलती है, मंत्रियों को फ्री बिजली मिलती है और फ्री उनका बहुत सारी चीज़ें मिलती है, तो उस पर तो आप शोर नहीं मचाते हैं। और उसी पैसे, जनता के पैसे से हम जनता को, जो जनता डिज़र्व करती है कि उसे सस्ती सुविधाएं मिले। हमारे ज़माने में स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में फ़ीस नहीं जाती थी, तो क्या वो गलत है? अब भी सरकारी स्कूलों में फ़ीस नहीं जाती। बहुत सारी सरकारों ने लड़कियों की पढ़ाई नर्सरी से लेके और पोस्ट ग्रेजुएशन तक फ्री की हुई है, तो उसे क्या कहेंगे आप? तो मैं कहता हूं कि अरविंद केजरीवाल ने जो ये फ्री बिजली वाला नारा चला है, इसका फ़ायदा उन्हें पंजाब में मिला और इसका फ़ायदा उन्हें हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में निश्चित तौर पे होने जा रहा है। भले ही उनकी सीटें बहुत ज़्यादा नहीं मिले, लेकिन इससे उनकी पार्टी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और बीजेपी इस चीज़ को समझ रही है। इसलिए बीजेपी अरविंद केजरीवाल को एक बड़े चैलेंज के रूप में लेकर चलती है। उसे मानना है कि भाई कांग्रेस या राहुल गांधी उसके लिए उतना बड़ा चैलेंज नहीं है जितना बड़ा चैलेंज अब ये केजरीवाल बनते जा रहे हैं। शुक्ला जी, आपको लगता है केजरीवाल बड़े चैलेंज बनते चले आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए? बिल्कुल लगता है साहब। सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल का जो जनाधार बढ़ा है वो बढ़ा है शहरी क्षेत्रों में, और बीजेपी का जो जनाधार है खासतौर से गुजरात में वह भी शहरी इलाकों में है। और देखिए कि हर व्यक्ति को यह अपील करते हैं, अगर आप समझिए कि अगर यह शिक्षा निःशुल्क न होती तो कम से कम हमारे जैसे लोग तो नहीं पढ़ पाते। मैं इंटरमीडिएट तक अपनी पढ़ाई में 1 रुपया मैंने फीस नहीं दिया है। जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आया तो मेरे हॉस्टल की फीस केवल 10 रुपए पर मंथ होती थी।
अगर 1 लाख रुपया मुझे देना पड़ता है 1 साल का फीस हॉस्टल में रहने के लिए, तो मेरे पिताजी तो नहीं पढ़ा पाते, उनकी हैसियत 30 लाख नहीं थी। तो शिक्षा मुफ्त करना और अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देना, मुझे गर्व है अपने प्राइमरी स्कूल पर, जहां मैं जिन गाँव के स्कूल में पढ़ा और जिन अध्यापकों ने मुझे पढ़ाया है, निःशुल्क, कोई 1 रुपया का फीस नहीं हमसे लिया जाता था। और ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि किसी टीचर ने पढ़ाई लिखाई में किसी में कोई लापरवाही बरती हो। अच्छे से उन्होंने एजुकेशन दिया, समर्पित भाव से दिया। उस समय में भी यह था कि अगर कोई लड़का स्कूल में 2 दिन एब्सेंट हो गया तो तीसरे दिन मास्टर साहब से घर पहुंच जाते थे कि भाई लड़का क्यों नहीं आ रहा। तो अगर आप किसी को शिक्षा बेहतर देते हैं, प्राइमरी हेल्थ केयर जो है आप फ्री देते हैं, बिजली की व्यवस्था आप सुनिश्चित करते हैं, तो कोई क्यों नहीं आकर्षित होगा, खासतौर से शहरी इलाकों में। सुनील जी, मैं आपको 1 मिनट रोकना चाहूंगा। हमारे साथ सचिन पटेल, संवाददाता अहमदाबाद, जुड़ गए हैं। सचिन, जिस तरीके से अनाउंसमेंट आया केजरीवाल का, आपको लगता है कि इसका फर्क पड़ेगा ग्राउंड में? पहली चीज। और दूसरी बात, क्या केजरीवाल वाकई गुजरात में फोर्स की तरह उभर रहे हैं? कार्तिकेय, देखिए, इससे पहले भी केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने गुजरात में प्रयास किए हैं। हम देखें तो जो स्थानिक स्वराज के जो चुनाव अभी हुए, जिसमें गांधीनगर और सूरत में सबसे ज्यादा सफलता आम आदमी पार्टी को मिली, वहां पर उनके जो कॉर्पोरेटर्स हैं वो चुनकर आए हैं, इवन गांधीनगर में भी चुनकर आए हैं। एक आत्मविश्वास जरूर उनका बड़ा है, संगठन के ऊपर काफी जोर दिया जा रहा है। और साथ ही साथ इससे पहले भी जब उनके प्रवास रहे हैं, उस दौरान भी लोग उनके फॉलोवर हैं, लेकिन उसको मतों में किस तरीके से वो बदल पाते हैं, उनका उतना पार्टी का संगठन उसको इतना मजबूती से लोगों को आम आदमी पार्टी की तरफ मोड़ पाता है या नहीं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, आज उन्होंने ऐलान सबसे दिया है, वो ऐलान ये किया है कि मुफ्त जो बिजली है, वो 300 यूनिट की जो बिजली है वो मुफ्त उनको देंगे। तो ये जो बातें हैं वो लोगों के दिमाग में असर जरूर करती है। तो शायद एक प्रयास है आम आदमी पार्टी का कि लोगों के दिलों में एक जगह जरूर बनाए, एक मतलब पैठ जरूर बनाए कि हम कुछ है, हम कुछ नया कर सकते हैं। क्योंकि उन्होंने जो आज ये बातें जो कही है मोटी मोटी, उसमें ये भी कहा है कि हम घोषणा पत्र, संकल्प पत्र की बात नहीं करेंगे, हम सीधा आपसे ये कहेंगे कि हम ये चीज करने वाले हैं। तो स्वाभाविक है इसका एक असर जरूर लोगों के जनमानस पर, मतदाताओं अच्छा, पर। मुझे एक चीज बताइए सचिन, हर पार्टी का एक बेस होता है। जब दिल्ली में पहली बार चुनाव जीती थी तो कांग्रेस का बेस तोड़ दिया था, उसमें से मुसलमानों ने वोट निकल के किया। उसके बाद जो एसटी जो दिल्ली में है कम्युनिटी, उन्होंने वोट दिया, जिनको हम जेजे कॉलोनी बोलते हैं, जेजे क्लस्टर कॉलोनीज का वोट केजरीवाल को गया। केजरीवाल जी का वोट कहां से आएगा, अगर आएगा गुजरात में? वो सोशल बेस क्या है? देखिए कार्तिकेय, क्योंकि या पंजाब की तरह एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स, कैविएट सुन लीजिए, या पंजाब की तरह एस्पिरेशनल पॉलिटिक्स कटिंग अक्रॉस। देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि आम आदमी पार्टी जो है वो हर वर्ग के अंदर अपना एक प्रभाव बनाती हुई गुजरात में आगे बढ़ रही है। संगठन के ऊपर सबसे ज्यादा जोर इस बार दिया जा रहा है, क्योंकि संदीप पाठक को जब से ये जिम्मेवारी सौंपी गई है, उसके बाद से पंजाब से हो या दिल्ली से हो, निरीक्षक यहाँ पर आए हैं। हर विधानसभा सीट के ऊपर एक बारीक अभ्यास किया गया है और उस अभ्यास के आधार पर आम आदमी पार्टी जो है वो ये चुनाव लड़ने वाली है। उसके साथ साथ ये घोषणा आज केजरीवाल जी ने कर दी है। शहरी मतदाताओं की अगर बात करें तो यहाँ पर भाजपा जो सबसे मजबूत है, तो भाजपा के लिए यहाँ पर दिक्कतें आम आदमी पार्टी खड़ी कर सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जो होगा वो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो कई सालों से विरोध पक्ष में है और साथ ही साथ उसके लिए दिक्कतें ज्यादा खड़ी हो सकती है, क्योंकि जो वोट शेयर है कांग्रेस का वो आम आदमी पार्टी जो है वो सबसे ज्यादा तोड़ेगी। इस तरीके के आसार अभी दिखाई दे रहे हैं। कई लोगों का मानना था सचिन, कई लोगों का मानना था कि आम आदमी पार्टी बीजेपी का वोट शेयर खाएगी, क्योंकि कांग्रेस का रूरल एरियाज में है। आपका क्या मानना है कि वोट शेयर किसका खाएगी? हाँ, देखिए, 46% 47% तक का जो वोट शेयर था वो बीजेपी का पिछले चुनाव में था, और उससे 3 या 4% कम कांग्रेस का था। मैंने जैसे कहा कि पिछले स्थानिक स्वराज के जो चुनाव हुए
उन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भी शिकस्त का सामना करना पड़ा है और उसके कारण मजबूती अगर हम लोग देखें तो भारतीय जनता पार्टी की मतलब अर्बन एरियाज के साथ साथ रूरल एरियाज में भी है। तो स्वाभाविक तौर पर वो बीजेपी को नुकसान कर सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर वो करेगी तो शहरी इलाकों में बीजेपी को कर सकती है, क्योंकि शहरी इलाकों में कांग्रेस का जो वोटर्स है, कांग्रेस के जो वोटर्स हैं वो जो है वो उनके साथ इतने नहीं है, क्योंकि वो जो थिंकिंग और वो जो लोगों के अंदर जो सोच कांग्रेस पार्टी को बना के रखनी थी या कांग्रेस पार्टी के प्रति बना के रखनी थी, उसमें कांग्रेस कामयाब नहीं हो पाई है। हालांकि प्रयास कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। तो स्वाभाविक तौर पर मोटा मोटा नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आम आदमी पार्टी कर सकती है और सीधा निशाना उनका हमेशा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो CR पाटिल रहते हैं और साथ ही साथ वो जो मुद्दे हैं। ठीक है सचिन, एक सवाल अनुपम जी से और उसके बाद मैं नवलकांत जी के पास जाना चाहूंगा। अनुपम, आपने देखा जिस तरीके से फोरे हुआ है आम आदमी पार्टी का गुजरात में, आपको लगता है कि इक्विलिब्रियम इस बार ब्रेक कर देगी आम आदमी पार्टी? देखिए, इक्विलिब्रियम ब्रेक कर देगी ऐसा तो मुझे नहीं लगता, लेकिन आज जबकि भारतीय जनता पार्टी को तकरीबन किसी भी स्टेट या केंद्र में दो तीन स्टेट छोड़ दिया जाए तो विपक्ष ही नहीं मिल रहा है, ऐसे में आम आदमी पार्टी का आगे आना मैं समझता हूँ एक वेलकम मूव है। और तमाम लोग जो अब के गुजरात में तो आप देखिए पूरी एक जनरेशन ऐसी तैयार हो गई है जिसने भारतीय जनता पार्टी के अलावा और कोई सरकार देखी ही नहीं, तो उसे मालूम ही नहीं गैर भाजपा सरकारें होती कैसी हैं या उसका शासन होता कैसा है। तो इक्विलिब्रियम कर पाएगी और अपनी सरकार बना पाएगी पंजाब की तरह, सही नहीं लगता। लेकिन हाँ, वो तमाम लोग जो आज की तारीख में भाजपा के पास नहीं जाना चाहते, भाजपा को वोट नहीं देना चाहते, जो कि भाजपा के अलावा कोई विकल्प तलाश रहे हैं, उनके लिए केजरीवाल एक मंच मुहैया करा रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप जनता के बीच से लेके पैनल डिस्कशंस तक देख लें, केजरीवाल सबके उन तमाम लोगों के लिए एक उम्मीद है, आम आदमी पार्टी उन तमाम लोग के लिए एक उम्मीद है जिसको भाजपा के पास नहीं जाना है, लेकिन उससे कोई विपक्ष नजर नहीं आ रहा है। हैविंग सेड दैट, इसमें दो राय नहीं है कि जो ये फ्रीबीज की बात होती है एक लिमिट के आगे ये किसी भी देश के लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं रही है। और फ्रीबीज के लिए किसे दोष दिया जाए? प्रधानमंत्री मोदी पार्लियामेंट में कहते हैं कि मनरेगा एक फ्रीबी की फेल्ड स्कीम है, लेकिन हम इसको बंद नहीं करेंगे, याद दिलाने के लिए जिंदा रखेंगे कि ये कांग्रेस की फ्रीबी स्कीम है जो कि फेल हो गई। अरे अगर आपको लगता है कि फ्रीबी स्कीम है तो आप उसे क्यों जारी रख रहे हैं भाई? अगर आप लोगों को घर घर राशन कोविड के बाद भी बांट रहे हैं तो ये फ्री भी नहीं है तो क्या है? तो फ्री भी करके एक दूसरे पे आरोप लगाना आसान है, पर हकीकत ये कि आज की राजनीति में तकरीबन सारी पार्टियां इसमें इंडल्ज कर रही हैं। नहीं, लेकिन अनुपम बात ठीक है। मैं नवलकांत जी, आपको लगता है ये, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एक इक्विलिब्रियम टूटना एक चीज होती है, पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी जहां जहां एक्सपैंड कर रही है वो उन जगह एक्सपैंड कर रही है जहां बेसिकली टू पार्टी टाइप था, मतलब बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी था। उन्होंने पंजाब को 3 पार्टी सिस्टम कर दिया, दिल्ली भी 3 पार्टी हो गया पूरा का पूरा। गुजरात में घुसते जहां जहां 3 पार्टी हो रहा है वहां वहां कांग्रेस इतनी होती चली जा रही है। यानी गुजरात में जाना और हिमाचल में जाना, क्या आपको लगता है जो 3 पार्टी सिस्टम की नींव रख देगा? लोगों ने मजाक बनाया आम आदमी पार्टी का नवलकांत जी, लेकिन हुआ क्या? जीत लिया ना पंजाब। देखिए, मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा तबका है जो कि बीजेपी या बीजेपी की पॉलिटिक्स को नहीं पसंद करता है और वो उसको अब ये लगने लगा है कि कांग्रेस में वो दम, वो तेवर और वो नेतृत्व नहीं रहा कि वो पार्टी को खड़ा कर सके, चला सके। और गुजरात का जो उदाहरण हमारे सामने है कि पिछला चुनाव लगभग ये माना जा रहा था कि बीजेपी वहां पे हार रही है और एट दी लास्ट जीत के आई। तो मुझको लगता है कि अरविंद केजरीवाल उन लोगों को, इनको लगता है कि नहीं बीजेपी की सरकार को बदलना चाहिए, उनके लिए एक उम्मीद की तरह है। अब गुजरात में कितना सक्सेस होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, जब उनके कैंडिडेट भी सामने आएंगे तो थोड़ा और समझना आसान होगा। लेकिन निश्चित रूप से एक अच्छे प्लेयर बनने जा रहे हैं अरविंद केजरीवाल गुजरात में। जैसा कि वहां पे जो लोगों से मेरी चर्चा होती है वो बताते हैं कि एक अच्छे प्लेयर बनने जा रहे हैं, लेकिन एक चीज और बताते हैं कि देखिए नुकसान तो वो बीजेपी को भी करेंगे और कांग्रेस को भी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा डेंट कांग्रेस को लगाएंगे। और ये भी मान के चलना है कि हो सकता है कि अगर ऐसा माहौल हो कि बीजेपी हटाने को गुजरात वासी तैयार हो तो वो वोट
अगर केजरीवाल और कांग्रेस में बंटता है तो बीजेपी के लिए फिर एक सेफ रास्ता हो जाए। जी सही कहा आपने, लेकिन मोटी बात यह है कि हमको ये समझना होगा कि केजरीवाल टक्कर दे रहे हैं और वो शायद पहली पार्टी है जो 10 साल के अंदर हो सकता है नेशनल पार्टी का स्टेटस ले ले, अगर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के नतीजे उनके हिसाब से आ जाते हैं। अब रुक करते हैं दो स्टोरीज की तरफ जो साइमल्टेनियस थी, जो पूरे हिंदुस्तान और कलकत्ता में हुई। एक तरफ ममता बनर्जी का बहुत बड़ी रैली की ममता बनर्जी ने और उन्होंने केंद्र को खूब जमकर सुनाया। दूसरी तरफ पूरे देश भर में सोनिया गांधी कि ईडी की क्वेश्चनिंग के कारण लोग सड़क पर उतर कर आ गए और ममता बनर्जी वहां कलकत्ता में कह रही थी हम लोग बंगाल के टाइगर को पे नज़र आंख उठाकर ना देखी जाए, आपको मनरेगा का पैसा देना ही होगा, हमें ईडी और सीबीआई से मत डराओ। तो ममता बनर्जी अपना जिसे कह सकते हैं शक्ति प्रदर्शन कर रही थी। वहीं कांग्रेस पार्टी भी अपनी शक्ति प्रदर्शन पूरे देश भर में कर रही थी क्योंकि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी का इंटरोगेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर रहा था। तो आज दो महिलाओं ने, एक महिला ने अपना पूरा शक्ति प्रदर्शन किया कलकत्ता में, दूसरी महिला के लिए पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट हो गई। यानी आज जिसे कहते हैं दो नारी शक्तियां दिखी। एक नारी शक्ति दिखी कलकत्ता में ममता बनर्जी जिन्होंने आड़े हाथों लिया मोदी सरकार को, दूसरी नारी शक्ति दिखी सोनिया गांधी की जिसकी पार्टी ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया पूरे देश भर में। तो यह कहानी दो नारी शक्तियों की है, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी। और इसके बीच में जो तीसरी चीज निकल के आई वो अभिषेक बनर्जी की निकल के आई। अभिषेक बनर्जी ने जो बयान दिया उससे विपक्ष की जो पॉलिटिक्स है ना, यूनाइटेड विपक्ष पॉलिटिक्स, उसको तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। टीएमसी ने फैसला लिया है कि एब्सटेन करेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में। उन्होंने बोला कि हमसे तो पूछा ही नहीं गया। यानी तीसरी चीज जो निकल के आ रही, इन दोनों नारी शक्तियों में लड़ाई भी है। दोनों मोदी को चुनौती देती हैं पर दोनों एक दूसरे को अब नहीं देख पा रहे हैं आमने सामने, क्योंकि ममता बनर्जी को लगता है कि विपक्ष की एकता का जिम्मा और उसकी आप जिसे कह सकते हैं लीडरशिप अब टीएमसी के पास आनी चाहिए। कांग्रेस को लगता है वो नेशनल पार्टी है, उनके पास आनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों के बीच में इफेक्टिवली जो सीट्स हैं वो डबल डिजिट की सीट्स हैं। पहले अभिषेक बनर्जी की बाइट सुनते हैं और फिर करेंगे इस पर चर्चा। বিজেপি সব জায়গায় সরকার ভাঙছে, এটাই ওদের কাজ। বাংলায় আমাদের অনেকভাবে হারানোর চেষ্টা করেছিল কিন্তু পারেনি। 2021 সালেও মানুষ দেখিয়ে দিয়েছে 21 কখনো ভুলে যায় না, 21 কখনো মানুষকে ভুলতে দেয় না। ওদের মেরুদণ্ডে একদিকে ইডি, একদিকে সিবিআই, অন্যদিকে ইনকাম ট্যাক্স, অন্যদিকে জিএসটি। আমাদের মেরুদণ্ড সোজা, আমরা মাথা উঁচু করে চলি। আমরা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশের লোক। आगामी 6 तारीख तृणमूल कांग्रेस will abstain in the upcoming vice presidential polls. It is neither supporting, question of supporting NDA candidate doesn't even arise, and the way the opposition candidate was decided without proper consultation and deliberation with a party which has 35 MPs in both the houses, we have decided unanimously to abstain from the voting process. तो आपने देखा कि अभिषेक बनर्जी ने सीधे सीधे ठीकरा फोड़ दिया कांग्रेस पार्टी के सिर पे। तो इस कहानी के 3 सिरे हैं। पहला सिरा इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की पूछताछ सोनिया गांधी, दूसरा सिरा ममता बनर्जी उनकी बड़ी रैली, और इसके बीच में सिरा अभिषेक बनर्जी। तो आप मुझे बताओ यूसुफ कि ये आपको लगता है इतनी खटास है दोनों के बीच में, सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच में? बिल्कुल ये खटास तो है। और जब से ममता बनर्जी ने खुद को एक विपक्ष की नेता के रूप में देखना शुरू किया है, खासकर पिछले साल पश्चिम बंगाल के चुनाव के बाद, वो पूरी तरह खुल के सामने आ गई है कि साहब विपक्ष की असली नेता मैं हूँ। वो और कांग्रेस पता नहीं क्यों
कांग्रेस ने अपने आप को इस भूमिका से अलग हटा लिया है। आप याद कीजिए, पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजे आए थे 2 मई को, उसके कुछ ही दिन के बाद ममता बनर्जी की पहल पर दिल्ली में विपक्षी दलों की एक बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में कांग्रेस के नेताओं को पहले नहीं बुलाया गया था। तब ये सवाल उठा था कि क्या कांग्रेस के बगैर कोई एक विपक्षी दलों का मोर्चा बनाना चाहती ममता बनर्जी। फिर बाद में प्रशांत किशोर का बयान आया था कि नहीं, कांग्रेस के बगैर कोई मोर्चा नहीं बन सकता, फिर कांग्रेस को शामिल किया गया। जब राष्ट्रपति का चुनाव की हलचल शुरू हुई तो भी पहल ममता बनर्जी ने की विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक बुलाने के लिए, जबकि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते ये जिम्मेदारी कांग्रेस की बनती थी। कांग्रेस ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया। अब ममता बनर्जी ने जिस तरह से अपने पैर फैलाने शुरू किए हैं, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में वो चुनाव लड़ना चाहती थी, अखिलेश के लिए वो रैली में भी गई थी और चाहती थी कुछ सीटों पर एडजस्टमेंट हो तो वो आएगी। वो अपने एक नेशनल छवि बनाने में जुटी हुई है। उनका सीधा, वो खुद कहती है कि साहब कांग्रेस की असली नेता तो मैं हूँ। और एक बार कांग्रेस के नेताओं ने कहा था, जब कांग्रेस ने कुछ गाइडलाइन जारी की थी कि कांग्रेस के नेताओं को कैसा रहना चाहिए, और ये गाइडलाइन कांग्रेस की जो मेंबरशिप जब ली जाती है तो उसमें एक कांग्रेसी को कैसा आचरण करना चाहिए उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं कि वो शराब नहीं पिएगा, सिगरेट नहीं पिएगा, खादी धारण करेगा, उस तरह के कुछ 10-12 पॉइंट हैं। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा था कि साहब जो कांग्रेस की हमारी गाइडलाइन है, इन गाइडलाइन पे ममता बनर्जी सबसे ज़्यादा खरी उतरती हैं। उनका पहनावा से लेकर आचरण तक वो कांग्रेस की गाइडलाइन के हिसाब से है। तो अब ममता बनर्जी को मैदान खुला दिखता है क्योंकि कांग्रेस सेंटर में मजबूत हो चुकी है, कांग्रेस अपने लीडरशिप क्राइसिस से जूझ रही है, और अब ईडी के बाद जिस तरह से दोनों नेताओं पर गिरफ्तारी की भी तलवार लटकी है, कमजोर हो गई कांग्रेस। तो इस स्थिति का फायदा उठाकर ममता बनर्जी एस्टेब्लिश करना चाह रही है कि साहब विपक्ष की असली नेता वो हैं और 2024 का लोकसभा का मुकाबला मोदी वर्सेस ममता बनर्जी हो, इसकी पूरी कोशिश ममता बनर्जी की है। अब देखिए यूसुफ, होगा ही नहीं होगा ये तो पता है, होगा ही नहीं होगा ये अलग बात है, लेकिन ममता बनर्जी का गोवा में उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में जिस तरीके से कांग्रेस के एमएलए तोड़ डाले, सुनील जी, जिस तरीके से ममता आउटसाइड वेस्ट बंगाल चुनाव लड़ रही हैं, एमएलएस की पोचिंग कर रही हैं, और आज खुल के बोल दिया कि भाई हमसे पूछा नहीं गया, इसकी कल्पना 2014 में नहीं की जा सकती थी। वो आपको लगता है कि नतीजा मिसमैनेजमेंट का है या इसलिए कि कांग्रेस का पॉलिटिकल ग्रेविटास खत्म हो गया है? नहीं, यह कंक्लूजन निकाल लेना कि कांग्रेस का महत्व खत्म हो गया है आपकी राजनीति में, यह तो बहुत जल्दीबाजी है। सवाल यह है कि ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल के बाहर बिहार में कोई अपील नहीं है जो पड़ोसी राज्य है, उड़ीसा में कोई अपील नहीं है जो उनका पड़ोसी राज्य है, तो कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल की बात छोड़ दीजिए आप। स्थिति है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका अक्रॉस द कंट्री, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर के और तमिलनाडु तक, पुडुचेरी तक, हर गांव में कार्यकर्ता है, हर गांव में उनको जानने वाले लोग हैं, उनकी बात करने वाले लोग हैं। अब इससे आप ये भी कोई नहीं कर सकता कि इतनी पुरानी पार्टी है, नई जनरेशन आ गई है जो कांग्रेस को जानती भी नहीं है, यह भी कहना गलत है। तो अगर आप कांग्रेस के बगैर विपक्ष की एकता की बात करते हैं या बीजेपी से लड़ने की बात करते हैं, गैर बीजेपी की बात करते हैं, तो ये तो एक कोरी कल्पना है। आप अपनी लीडरशिप इस्टेब्लिश कर, इसमें कोई बात नहीं कि ममता बनर्जी एक मजबूत नेता है। पश्चिम बंगाल में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा कड़ा मुकाबला दिया। चलिए मैं अपने प्रश्न को दूसरी तरह से रखता हूँ, क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही ममता जब ये बात कहती है कि हमसे पूछा नहीं गया इसलिए हम एब्सटेन करेंगे? नहीं, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? सवाल है कि आप जब ये मीटिंग हो रही थी, विपक्ष के लोग ने बयान दिया कि मैंने फोन नहीं उठाई। ऐसा थोड़ा है कि देखिए ये संचार का समय है बैकाश की। आप कहने से बात नहीं चली जाती कि हमसे किसी ने पूछा नहीं, हमसे किसी ने जांचा नहीं। ये सबको सब पता है कि कौन क्या कर रहा है। ये देश के आम लोगों को भी पता है कि क्या कर रही है ममता बनर्जी। आप वही बता ही नहीं रहे, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ, आप वही चीज नहीं बता रहे, क्या कर रही है ममता बनर्जी? नहीं, ममता बनर्जी केवल अपने आप को पोस्ट करने के लिए कोशिश कर रही है, एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है कि हम मुख्य विपक्ष के लीडरशिप मेरे पास होगी, लेकिन ये गलत तरीका है। आप और प्रकारांतर से आप इंडिया की मदद कर रही हैं जिस तरीके से आप ये आपका मानना है कि एनडीए की मदद की जा रही है। अनुपम जी, टीएमसी के स्टेप को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव को और उपराष्ट्रपति के चुनाव को पहले कहा जा रहा था कि विपक्ष अपनी शक्ति प्रदर्शन के रूप में अपनी एकता दिखाने के लिए इस्तेमाल करेगा। और मजेदार बात यह है कि इसे अगर कुछ निकल के आया है तो विपक्षी फूट भी निकल के आ रही। जिस प्लेटफॉर्म्स को और जिन मौकों को आप 2024 के पहले एक सेमीफाइनल बनाकर
अपनी एकता, अपनी एकजुटता और एक कॉमन प्लेटफॉर्म, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रहे थे, वही चीज वो आपके पूरे जिसे कहना चाहिए काफिले में एकदम छिन्न भिन्न करके उसको नजर आ रही है। और जहाँ तक ममता जी की बात है, तो मैं समझता हूँ कि जितने हमारे मतलब मैवरिक लीडर्स में जिनकी गिनती हुई है और जितना उनको माना जाता है कि उनका अपना एक मिजाज है और वो एक बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर्ड है और इन सब के चलते वो उनका इस तरह का रिएक्शन आया है। हो सकता है कि जिस तरह उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने अपनी पार्टी का उम्मीदवार लड़ाया और बाकी सारी विपक्षी पार्टियों को उससे सहमत कराया, शायद उस तरह का उनको लीड लेने का और इस तरह का बाकी पार्टियों को अपनी लाइन शो कराने का मौका उपराष्ट्रपति चुनाव में नहीं मिला। मुझे लगता है राष्ट्रपति पद के चुनाव में जिस तरह ममता बनर्जी के कैंडिडेट पे पूरा विपक्ष एकमत हुआ, मुझे लगता है उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में ममता बनर्जी को बाकी विपक्ष के साथ आना चाहिए था। और ये समय डेफिनेटली नहीं है 2024 के चुनाव लड़े समय, ये समय डेफिनेटली नहीं है इस तरह की बातें करने का और विपक्षी एकता को, सो कॉल्ड विपक्षी एकता को एकदम खंडित करने का। चलिए मैं दूसरी तरीके से पूछता हूं, नवलकांत जी आप इसका जवाब दीजिए। ममता बनर्जी क्यों सपोर्ट करें कांग्रेस पार्टी को? राहुल गांधी तो सीताराम येचुरी जी को लिए फिरते हैं, उनके सारे दोस्त वामपंथी दल हैं, मिलके चुनाव उनके खिलाफ लड़ते हैं, वो अकेली लड़ रही है, खेला होबे का नारा ममता बनर्जी का है, तो भाई ठसक तो होगी ना? जी हाँ, बिल्कुल एकदम दुरुस्त बात कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस दिखती जरूर है, विचारधारा के आधार पर केवल दिखती है, लेकिन ये कहिए कि ममता बनर्जी के संग खड़ी होती है या उनके संग आगे आके सपोर्ट करती है, ऐसा कतई नहीं है। लेकिन मेरा जो सबसे बड़ा आश्चर्य वो है कि बीजेपी ने जो कैंडिडेट घोषित किया जगदीप धनखड़, जिससे ममता बनर्जी के से रस्साकशी की, गुस्सा गर्मी की तमाम खबरें आया करती थी, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ भी ममता बनर्जी नहीं खड़ी हो रही है कांग्रेस संग। और कांग्रेस ने प्रेसिडेंट में आप ये मान सकते हैं कि जो कैंडिडेट बीजेपी ने घोषित किया था उसके राजनीतिक निहितार्थ, राजनीतिक मायने और राजनीतिक माइलेज बहुत सारे थे। लेकिन इस बार जो धनखड़ बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट है, दूसरी तरफ मार्गरेट अलवा एक बड़ा नाम है और वोटों के लिहाज से भी जो विपक्ष की राजनीति है उसके लिए फ्रूटफुल हो सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ममता बनर्जी का सीधा सीधा मानना यह है कि कांग्रेस जिस तरह से कमजोर होती चली जाएगी, उनको खुद को बढ़ाने का एक मौका मिलेगा और वो चाहती हैं कि पूरे देश में अपनी पार्टी को स्टेब्लिश करें, उसका प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन जैसा सुनील जी कह रहे थे कि वो अगल बगल के राज्यों में ही नहीं स्थापित हो पा रही है, तो कुल मिला के उनके पास जो मौका है वो कांग्रेस रहित विपक्ष का लीडर बनने का मौका है और उसकी ओर ही वो बढ़ने का प्रयास कर रही है। सुनील जी आपने पूरी की पूरी बात सुनी, लब्बो लुआब तो निकल के यही आता है कि ठीक है ममता बनर्जी लिमिटेड है पश्चिम बंगाल में, ठीक है कांग्रेस पार्टी का हर जगह एक एक कार्यकर्ता है, पर कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय सतरफ हैं अब वो कांग्रेस के इर्द गिर्द नहीं घूम रहे हैं, जैसे यूपीए 1 यूपीए 2 में हुआ था। अब वो अलग अलग पोजीशंस ले रहे हैं। नहीं, आप ये सभी क्षेत्रीय क्षेत्रों के बारे में हमें नहीं कह सकते हैं, केवल दो, ममता बनर्जी और नवीन पटनायक। जगनमोहन रेड्डी, जगनमोहन रेड्डी वो कल आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर अभी तो साथ नहीं है अपने राज्य, नहीं इसलिए क्योंकि चुनाव कांग्रेस के साथ है ना, अभी उनको बीजेपी की चुनौती नहीं मिल रही है। मैं कहता हूं कि विपक्ष दो तरह का हो गया, एक ऐसा विपक्ष जिसका संघर्ष कांग्रेस के साथ है, एक ऐसा विपक्ष जिसका संघर्ष बीजेपी के साथ। ठीक है, तो जो कांग्रेस को अपनी चुनौती मानता है वो कांग्रेस के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अब स्टालिन को अपने राज्य में कांग्रेस से कोई चुनौती नहीं है, उनको अपने चलने में कोई उनको दिक्कत नहीं है, उनके साथ है। केसीआर में कोई समस्या नहीं आ रही है, उनके साथ है। लेकिन ये दो बड़े नेता हैं निश्चित रूप से, ये नवीन पटनायक और ममता बनर्जी, ये इनके सामने कांग्रेस की चुनौती है कि कांग्रेस अगर खड़ी कोई होगा इनके खिलाफ तो कांग्रेस खड़ी हो सकती है। इनको लगता है और कि कांग्रेस के साथ तैयार नहीं है उनके लिए, इनको लगता है कि हम खुद इतने बड़े नेता हैं कि हम किसी के साथ क्यों जाए। अरे एक चीज बताइए अनुपम जी, अब आपने बेनिफिट ऑफ डाउट खूब दिया कांग्रेस को। सुनील जी, उड़ीसा में कांग्रेस सिंगल डिजिट में है वोटिंग में, और मेरे ख्याल से एमएलए भी मुश्त भर है। यही हाल कांग्रेस का तमिलनाडु में है, यही हाल कांग्रेस का पश्चिम बंगाल में है।
मुझे कई बार ये लगता है कि कांग्रेस बढ़ेगी कहाँ, क्योंकि जहां बढ़ने की संभावना है वहां तीसरी चौथी पार्टी आके सामने खड़ी होने लगी है। अनुपम जी। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मतलब देखिए, बढ़ने की बात तो बहुत दूर की है, और जहाँ पे अभी वो थोड़ी बहुत नजर भी आ रही है वहां भी देखेंगे। आप देखिए राजस्थान में देखें, आप अगले चुनावों तक देखेंगे, राजस्थान में कांग्रेस बहुत ग्राउंड ऑलरेडी लूज कर चुकी है। तो मध्य प्रदेश में पिछली बार कांग्रेस ने एक बड़ी जबरदस्त टक्कर दी थी, सरकार भी बनाई थी, लेकिन अब इधर अगर आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस का ग्राफ देखें तो आपको एहसास होगा कि जिस जोश से पिछला चुनाव लड़ी थी उसके नहीं है। तो इसमें दो राय नहीं है कि कांग्रेस लगातार ग्राउंड लूज कर रही है। और अब फिर वही बात है, थोड़ा सा इसको कहने में एक पर्सनल हो जाएगा, लेकिन ये बात सच है कि राहुल गांधी का उदय और कांग्रेस का पराभव एक साथ हुआ है। उसके बाद लगातार कांग्रेस का ग्राफ नीचे जा रहा है। और लेकिन एक ये तरह आप इसे समझ लें कि देश में आज भी जब पैन इंडिया उसकी प्रेजेंस है, आज भी देश के हर बूथ पे कुछ न कुछ वोट कांग्रेस को आ जाता है। इसके चलते मुझे लगता है कि एक आइकन की तरह, एक आइकॉनिक प्रेजेंस की तरह विपक्ष की जब भी बात होगी तो कांग्रेस के बगैर विपक्ष कभी पूरा नहीं हो जाता। लेकिन यूसुफ, बात हम यहाँ कर रहे हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने कई सारी पिछले 2 साल में ऐसी चीज़ें की हैं जिसमें उन्होंने ठीक उल्टा पोजीशन लिया है कांग्रेस के। चाहे वो गोवा की पॉलिटिक्स हो, चाहे उनको एमएलए तोड़ने हो, चाहे उनको कांग्रेस की महिला अध्यक्ष को ले जाना हो, चाहे किसी को राज्यसभा भेजना हो, उन्होंने एक्सपैंड करने की कोशिश की अपनी पॉलिटिक्स। उनको शायद लगता होगा कि वो शरद पवार के बाद भारतीय राजनीति में उस भूमिका में आ जाए, क्योंकि शरद पवार की भी उम्र हो गई है और शरद पवार भी महाराष्ट्र के बाहर के पॉलिटिशियन नहीं है। इनफैक्ट शरद पवार तो महाराष्ट्र के एक एरिया के पॉलिटिशियन है। कम से कम ममता बनर्जी तो पूरे पश्चिम बंगाल की नेता है, और कभी शरद पवार नहीं कह सकते कि उन्होंने सिंगल हैंडेडली बीजेपी को हरा दिया। गठबंधन में हराया होगा, लेकिन ममता बनर्जी ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी को अकेले हराया है। तो इसलिए मैं इस पक्ष से बोल रहा हूं कि ममता का कैलिबर ऊंचा है। तो शायद वो ये सपना देख रही हूं कि कोई अगर एक प्रभावी नेता हो पोस्ट शरद पवार, करुणानिधि नहीं है, जयललिता नहीं है, उम्र हो चुकी है, पटनायक साहब की एज है, वो नेशनल पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं है। ममता बनर्जी सबसे सीनियर पॉलिटिशियन है इस वक्त विपक्ष में, विथ मास अपील, चाहे लिमिटेड हो। दूसरी बात, संसद और विधानसभाओं में ताकत के हिसाब से भी अगर हम आके तो ममता बनर्जी की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी का मतलब 4 स्टेट में उनकी पार्टी का अस्तित्व है। आज की तारीख में ममता बनर्जी संसद में बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लोकसभा में उनके 23 सांसद हैं लोकसभा में, राज्यसभा में उनके 13 सांसद हैं, और पश्चिम बंगाल के अलावा 3 और स्टेट में मिलाकर के उनके 235 विधायक हैं, जो कि कांग्रेस और बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरा नंबर है विधायकों की संख्या में भी। और अब जो उनका टारगेट ममता बनर्जी का है, जैसे उन्होंने सुष्मिता देव को तोड़ा, तो सुष्मिता देव के सहारे वो त्रिपुरा में अपने पैर पसारना चाहते हैं। और हो सकता है त्रिपुरा में जब चुनाव होगा, अगले साल चुनाव वहाँ पर है, तो वहाँ ममता बनर्जी की पार्टी एक अच्छे सफिशिएंट नंबर लेकर के आए। हो सकता है कि वो सरकार बनाने की पोजीशन में ना हो, मुख्य विपक्षी दल बन जाए, कांग्रेस की जगह ले ले। तो उस तरह से ममता बनर्जी एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ी है। यशवंत सिन्हा जैसे नेता का बीजेपी छोड़ने के बाद टीएमसी में जाना क्या कहलाता है? उनकी लीडरशिप एक्सेप्ट करना ममता बनर्जी का। चुनाव लड़ा ममता बनर्जी ने, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, उसी हमने बहुत इस पर डिस्कशन किया कि भाई क्या ज़रूरत थी, हार जाते, लेकिन लोकतंत्र में चुनाव की व्यवस्था है, इसलिए उसका लड़ा। लेकिन हर चुनाव के पीछे कोई ना कोई पॉलिटिकल मैसेज होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भी सत्ता पक्ष का भी होता है, विपक्ष का भी होता है। सत्ता पक्ष एक अपना मैसेज दे रहा है, जो हम देख रहे हैं सड़कों पर आज द्रौपदी मुर्मू को जीतने का जो जश्न मनाया जा रहा है पहली बार, वो एक मैसेज है। वही ममता बनर्जी ने ये मैसेज दिया राष्ट्रपति के चुनाव में कि कांग्रेस नहीं, अब मुख्य विपक्षी दल मैं हूँ, मैं चीज़ों को मूव कर रही हूँ, इसलिए उन्होंने चुना। और शायद यही वजह थी कि कांग्रेस की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार, मैं इस डिबेट को दोबारा से आम और टीएमसी पे लाना चाहता हूं और सबसे पूछूंगा, नवलकांत जी ध्यान से सुनिएगा इस बात को। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी है।
बाकी तमाम राष्ट्रीय पार्टियां बनी, जनसंघ बनी, आई गई, सब चली गई, लेकिन इस वक्त देश में सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी है। फिर राष्ट्रीय पार्टी का एक स्टेटस मिलता है, लेकिन मैं कहूंगा कि ये मिनी राष्ट्रीय पार्टी हैं। ये बाय डेफिनेशन राष्ट्रीय हैं पर राष्ट्रीय नहीं है उस टाइप से। जो सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट हुआ था नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी, उसमें वो लेफ्ट का था। उनके केरल से भी एमपी जीतते थे, तेलंगाना से भी एमएलए हो जाते थे, उनके त्रिपुरा में भी सरकार होती थी, पश्चिम बंगाल में भी होते थे, उनके कुछ एमएलए जीत जाते थे बिहार से, झारखंड से, कश्मीर से जीत जाते थे, संगरूर से जीते, अब तक पंजाब से जीत जाते थे, कई बार यूपी से भी जीते। लेकिन वो एक्सपेरिमेंट ऐसा फेल हुआ कि आज सीपीएम केवल केरल में है और थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ इनकी पश्चिम बंगाल में बची है, नॉर्थ ईस्ट में तो सफाया हो गया पूरा का पूरा। उसके बाद 2008-9 तक ये एक्सपेरिमेंट बीएसपी ने किया। तब तो सपने देखने लगी थी बहुजन समाजवादी पार्टी के अगर 60 एमपी आ गए तो प्रधानमंत्री बन जाएंगी, बहुत सपने देखे थे। पर तब सिंह एंड किंग वर्क किया, नहीं हो पाया कुछ भी, वो भी एक्सपेरिमेंट फेल हुआ। उससे पहले एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का था, शरद पवार की। तो आपको याद होगा कि करुणाकरण के बेटे को उन्होंने जगह दी थी। उन्होंने पीएल संगमा आए थे नॉर्थ ईस्ट से, उसके बाद बिहार में, तो उन्होंने भी अपनी पूरी पॉलिटिक्स से एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन वो सब ठप हो गया, सब ठप हो गया। टीएमसी का भी ऑलमोस्ट गोवा में ठप हुआ है। मैं इसलिए इस चीज को बार बार कह रहा हूं कि लेकिन ठप होने के बावजूद आज केवल 2 ही पार्टियां बची हैं जो अपने स्टेट से आउटसाइड एक्सपैंड करने की कोशिश कर रही हैं, टीएमसी और आप। कोशिश तो यही दोनों कर रही हैं। टीएमसी ने गोवा में की, अब वो नॉर्थ ईस्ट में कर रही है। आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब और गुजरात और हिमाचल में फ्रंट खोल दिया है। नवलकांत जी, आपको लगता है कि इससे हमारी राजनीति की जो पृष्ठभूमि है बदल सकती है, या ढाक के फिर 3 पात कुछ नहीं होगा, फेल हो जाएंगे बाकी सबकी तरह? देखिए, जो कांग्रेस थी, जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ी पार्टी थी, लेकिन आप जितने आपने प्रयोग बताए, इसमें 2 तरह के प्रयोग चल रहे हैं। एक ममता बनर्जी हैं जो ये मान के चल रही हैं कि वो पूरे राष्ट्रीय लेवल पे पॉपुलर हैं और वो कहीं पे भी लोगों को जोड़ करके जीत करके आ सकती है। दूसरी तरफ स्टेप बाय स्टेप अरविंद केजरीवाल चल रहे हैं। उनका ये मानना है कि हमको एक एक राज्यों पे कंसंट्रेट करना है और फिर धीमे धीमे आगे बढ़ना है। तो दोनों की राजनीति अलग है, लेकिन ममता बनर्जी को आप अगर, चूंकि वो बांग्ला भाषी है और जब भाषा की लड़ाई, जब हिंदी को पूरे देश में नहीं एक्सेप्ट किया जाता, तो केवल बंगाल के तौर पे अगर उसको लिया जाएगा तो उसको राष्ट्रीय स्तर पे ममता बनर्जी को स्टेब्लिश करना बड़ा मुश्किल होगा, जब तक कि किसी राज्य में उस राज्य का कोई बहुत बड़ा नेता ममता बनर्जी के संग नहीं आता, और आता भी है तो वो खुद स्टेब्लिश होगा, वो ममता बनर्जी को नहीं स्टेब्लिश करेगा। लेकिन जिस रणनीति पे आम आदमी पार्टी काम कर रही है, वो रणनीति मुझको लगता है ज्यादा बेहतर है कि वो पार्टी से लोगों को जोड़ो और एक एक क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब उनको बहुत जल्दी नहीं है कि तुरंत बीजेपी की सरकार को पलट दे और खुद आ जाए। लेकिन जो सबसे बड़ी दुविधा, जितना भी विपक्ष आज से लेके अब तक, जब से कांग्रेस में बंटवारे शुरू हुए थे तब से लेके आज तक, कांग्रेस का एक वोट बैंक पहले तो बहुत ज्यादा था, अब भी जब हार भी रही है, अगर एक भी सीट किसी राज्य में नहीं पाती है, तब भी कांग्रेस का एक बड़ा जनाधार है। और कई बार विपक्ष के नेता भी कहते हैं कि ये जो वोट है ये हमारे बर्बाद चले जाते हैं कांग्रेस में, और कांग्रेस को भी ये लगता है कि जो वोट हमको अगर मिल जाते हैं किसी भी क्षेत्रीय दल के, तो उनकी पार्टी जीत जाती। तो लड़ाई फिर फंसती है जो मुस्लिम वोट बैंक है उसके लिए, उसी लिए एग्रेसिव होगी। कभी कांग्रेस बोल देती है मुस्लिम वोटरों के पक्ष में कि वो आकर्षित हो जाए, कभी कुछ क्षेत्रीय दल का देखिए नवलकांत जी, ये तो टैक्टिकल लेवल की बात है, लेकिन मोटी बात यह है कि 2 पार्टियां इस वक्त देश में ऐसी हैं जो चाहती हैं कि एक्सपैंड करें। अब वो करेंगे नहीं करेंगी, फेल हो जाएंगी, वो बात की बात है। लेकिन आज देश भर में खूब धरना प्रदर्शन हुआ। आज इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ की, उनको दोबारा बुलाया जाएगा। आज सारे के सारे कांग्रेस नेता बाहर थे और सारे के सारे कांग्रेस नेताओं ने खुलकर संसद से लेकर सड़क तक चुनाव, मतलब सोनिया गांधी और हम एक ब्रेकिंग न्यूज आपको और बता दें कि ये औपचारिक है, मतलब ये सबको पता था कि होने वाला है। 25 जुलाई को शपथ लेंगी द्रौपदी मुर्मू।
द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीत गई हैं, वो देश की 15वीं राष्ट्रपति होंगी और द्रौपदी मुर्मू के औपचारिक ऐलान से पहले पूरे देश भर में सेकेंड राउंड के बाद ही से पटाखे फटने शुरू हो गए थे। पूरे देश भर में सेलिब्रेट किया गया। ये एक बड़ी जीत है भारतीय जनता पार्टी के लिए। ना जीतना तो तय था, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने एक वोट बैंक को साधा और जो मैसेज पहुंचाया, उससे उनको आने वाले वक्त में फायदा होगा। तो द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति होंगी। और ये सारे के सारे सेलिब्रेशन शॉट्स हैं, आप देखिए। बहुत रेयर होता है कि इस तरीके से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इस तरह के सेलिब्रेशन होते हैं। मैं तो पहली बार देख रहा हूं कि इस तरीके से सेलिब्रेशन के शॉट्स आ रहे हैं। मुझे याद नहीं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल पे, कलाम साहब के चुनाव पे, या उससे पहले रामनाथ जी के चुनाव पे, मुझे याद नहीं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू के उस पर इस तरीके से आना ये पहली बार हो रहा है। ये सब्सटैंटिव भी है और सिंबॉलिक भी है और महत्वपूर्ण भी है। और मुझे लगता है ये जो जश्न मनाया जा रहा है ये प्री प्लान भी है, क्योंकि देखिए हमने देखा कि आदिवासी इलाकों से लगातार आदिवासी जो परंपरागत डांस है, उनके जो संगीत के वाद्य हैं उनको बजाना, और दोपहर से इस तरह की तस्वीरें और विजुअल्स आने शुरू हो गए थे कि जब वो जीतेंगी, इनका जीत का औपचारिक ऐलान होगा तो सब जगह जश्न होगा। मुझे लगता है कि बीजेपी की जो लोकल यूनिट्स हैं झारखंड में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में या उन इलाकों में जहाँ पर जनजातीय लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, वहाँ पहले से इसकी तैयारी थी, वरना अचानक इस तरह का जश्न नहीं हुआ। ये बात बिल्कुल सही है। कम से कम 1997 से लेकर हम भी राष्ट्रपति का लगभग हर चुनाव हमने कवर किया है। हमने इस तरह का जश्न राष्ट्रपति की जीत के बाद कहीं नहीं देखा। हाँ, इतना ज़रूर होता था कि उनके पैतृक गांव में लोग जश्न मनाते थे, वहाँ से विजुअल्स आते थे, सारी रिपोर्टर्स पहुँचते थे, पूछते थे उनके परिवार वालों से कि भाई कैसे आप महसूस कर रहे हैं, गाँव वाले कैसे महसूस कर रहे हैं। लेकिन इस तरह से सड़कों पर आके जश्न मनाना दिल्ली में, मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये पहली बार है। आसाम में 22 एमएलए, छत्तीसगढ़ में 6 एमएलए, झारखंड में 10 एमएलए, मध्य प्रदेश में 19 एमएलए, महाराष्ट्र में 16 एमएलए और गुजरात में 10 एमएलए ने क्रॉस वोट किया है। क्या बोलेंगे आप? नहीं, इसको तो लग रहा था कि इस पर क्रॉस वोटिंग होगी, और चूंकि राष्ट्रपति के चुनाव में सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होती है और इसमें व्हिप लागू जारी नहीं होता है, तो ये लग रहा था कि जहाँ पर जनजातीय आबादी है जिन स्टेट में, और उनके जो लोकल विधायक हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी को, बीजेपी के अलावा, तो उनको ये खतरा रहेगा कि अगर हमने इस वक्त द्रौपदी मुर्मू का समर्थन नहीं किया तो हमें अगला चुनाव जीतने में दिक्कत हो सकती है। और एक लोकल अटैचमेंट भी होता है। आप याद कीजिए कि जब कोई ऐसा बड़ा मौका आता है, जब 91 में नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, राजीव गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हो गई थी, तो और जब वो किसी सदन के सदस्य नहीं थे, जब उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा लोकसभा का, तो उनके खिलाफ टीडीपी ने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था। तब एनटी रामाराव थे, उन्होंने साफ कहा था कि तेलुगु बिड्डा पहली बार प्रधानमंत्री बना है, हम इनके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं देंगे। कुछ निर्दलीय वगैरह जरूर लड़े थे। तब नरसिम्हा राव 5,80,000 वोटों से चुनाव जीते थे, जो कि एक रिकॉर्ड था। रामविलास पासवान का रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा था। इसी तरह से आप देखिए, जब प्रतिभा सिंह पाटिल का नाम चुना गया राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, तो पूरी शिवसेना, जो कि उस वक्त एनडीए का हिस्सा थी, बीजेपी की सहयोगी दल थी, उन्होंने सपोर्ट कर दिया इनका प्रतिभा सिंह पाटिल का। तो एमएलए के सामने ये बड़ी दुविधा थी। इसी दुविधा में, इसी पशोपेश में आके हेमंत सोरेन को भी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करना पड़ा। और तो ये एक एक्सपेक्टेड था कि कांग्रेस के विधायक, उड़ीसा के कांग्रेस के कोई मुस्लिम विधायक हैं,
मुकीम, उनका तो उसी दिन आ गया था कि भाई हमने द्रौपदी मुर्मू को वोट दिया है। मुर्मू जी के गांव में हमारा रिपोर्टर मौजूद है, सीधे काटते हैं। क्या सोच के रखा है आप लोगों ने, क्या क्या करेंगे कल? रायरंगपुर के लिए सारा डेवलपमेंट होगा, मयूरभंज के लिए होगा, उड़ीसा के लिए, देश के लिए भी डेवलपमेंट होगा। दीदी सब दिन डेवलपमेंट करेगी और क्या। आप लोगों को लग रहा है कि आप पहले से ज्यादा डेवलपमेंट होगा यहाँ पे? होगा। हाँ होगा, जरूर होगा। कोई मतलब शक तो नहीं है? कुछ शक नहीं है। कुछ शक नहीं है। दादा एक बात बताओ कि आप लोगों को लग रहा है विकास होगा अब इलाके का? इलाके का बहुत विकास होगा। अच्छा। हमें भी पड़ोसी हूँ इनका, तो विकास हम सब शिक्षा क्षेत्र में भी होगा, और जो हमारा जो बाकी है रेलवे का पीछे है वो भी मयूरभंज से वो भी बहुत आगे जाएगा, हम जानते हैं। मतलब आप रेलवे वगैरह ट्रैक आपको लगता है अब इधर भी आ जाएगा? हाँ, इधर भी लग जाएगा, दिल्ली से डायरेक्ट हो जाएगा। मैम मैम एक बात बताइए कि आप लोगों को लग रहा है कि आप डेवलपमेंट ज्यादा होगा, वो राष्ट्रपति बन गई हैं? जी क्यों नहीं, हमारा डेवलपमेंट होगा, देश का डेवलपमेंट होगा, सबका डेवलपमेंट होगा। मयूरभंज के लिए ज्यादा होगा। मयूरभंज के लिए तो ज्यादा ही होगा। जब राज्यपाल थी तभी भी उन्होंने इलाके के लिए किया कुछ? जी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, और जिसका भी जो भी कंप्लेन लेके जाते हैं वो सुनते हैं, सबका सुने। पर ऐसा तो नहीं है कि आप राष्ट्रपति बन गए आप किसी की सुनेंगे ही नहीं? नहीं ऐसा नहीं होगा, आप देखिए सबके लिए वो करेंगे। सबके लिए करेंगे, विश्वास है आप लोगों को? हाँ जरूर विश्वास है। उन्हें पीपुल्स गवर्नर बोला जाता था, और अभी लगता है कि उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट बोला जाएगा। अच्छा जी। अच्छा, और जब वो गवर्नर थी तब आप लोग उनको पीपुल्स गवर्नर बोलते थे? जी। अच्छा, क्योंकि वो सिर्फ झारखंड की गवर्नर नहीं थी, उन्होंने रायरंगपुर के लिए, मयूरभंज के लिए बहुत कुछ किया है। वो यहाँ से जिसको कहा जाता है लीडर फ्रॉम ग्रास रूट लेवल, उन्होंने रायरंगपुर। तो यूसुफ, मतलब जिस तरीके से जो विजुअल्स आ रहे हैं, ठीक है ऑर्गेनाइज भी हैं जैसे भी हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि जो बीजेपी ने सोचा वो कर लिया। बिल्कुल, बीजेपी तो एक बहुत बड़ा मैसेज देना चाहती थी, और जब द्रौपदी मुर्मू का ऐलान हुआ था इनके नाम का, मैंने तब भी आर्टिकल लिखा था, इसके अंदर मैंने लिखा था कि साहब इतना बड़ा मैसेज बीजेपी देना चाहती है इसके ज़रिए कि वो एक अगले 25-30 साल जो उसका सपना है कि केंद्र की सरकार में और अलग अलग राज्यों की सरकार में लगभग 25-30 साल वो बना रहे। हैदराबाद में जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है उसमें तो गृह मंत्री अमित शाह ने बोला था कि भाई 30-40 साल हम लोग सत्ता में रहेंगे। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में वो दावा करते थे कि बीजेपी इतनी ताकतवर हो गई है देश में कि 50 साल को हिला नहीं पाएगा। तो उसके लिए उनको देश में 50% वोट की ज़रूरत है, वो टारगेट बीजेपी ने पूरा कर लिया है। और देखिए बीजेपी को तीसरा मौका मिला कि जब बीजेपी के सत्ता में रहते राष्ट्रपति का तीसरा चुनाव हुआ है। पहला चुनाव 2002 में हुआ, तब अटल बिहारी वाजपेयी थे, तब उन्होंने एक मुस्लिम को राष्ट्रपति बनाया। दूसरा 2017 में आया मौका, तब उन्होंने एक दलित को राष्ट्रपति बनाया। और तीसरा मौका 2022 में अब आया, अब इन्होंने आदिवासी को बनाया। तो समाज के उस तबके को एड्रेस किया बीजेपी ने। सम्मान, राष्ट्रपति का मतलब होता है सम्मान देना, सर्वोच्च नागरिक, देश का प्रथम नागरिक। तो उन्होंने एक इस चीज़ को अपनी आगे की फ्यूचर पॉलिटिक्स से जोड़ा और अपना जनाधार बढ़ाया। क्योंकि बीजेपी आपके आरोप क्या लगते हैं कि भाई मुस्लिम विरोधी पार्टी है, दलित विरोधी पार्टी है, आदिवासी विरोधी पार्टी है। तो समाज के इन्हीं तबकों को देश का प्रथम नागरिक बना के बीजेपी ने अपने ऊपर से लगा हुआ ये जो टैग था, बैड टैग, इसे हटाने की कोशिश की है, और उसमें वो एक हद तक कामयाब रही है। तो और जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा है, आदिवासियों की एक बड़ी आबादी देश में है, करीब 7.5% देश में पूरी आबादी में आता है। और आदिवासी के नाम पर झारखंड एक अलग स्टेट बना, छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल क्षेत्र है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है, बिहार में है, और इतने राज्यों में है। तो इस पर एक करीब 100 से 120 लोकसभा की सीटें आती हैं, और करीब 500 से 1000 के बीच में विधानसभा की सीटें प्रभावित होती हैं इन आदिवासी क्षेत्रों में। अब देखा उनके मयूरभंज से जो लोगों का कहना है कि भाई अब वो पहले पीपल्स गवर्नर कहलाती थी, अब वो पीपल्स प्रेसिडेंट कहलाएंगे। सुनील जी, तो ये जो विजुअल्स आ रहे हैं, सुनील जी जो विजुअल्स आ रहे हैं, जिसपे आपने सुना होगा, बच्चे ने भी बोला कि पीपल्स प्रेसिडेंट हैं, शायद कलाम साहब के बाद मैंने पहली बार ये शब्द किसी दूसरे प्रेसिडेंट के बारे में सुन रहा हूँ, पीपल्स प्रेसिडेंट। नहीं, ये तो उनके अपने गांव में तो ये स्वाभाविक सी बात है। अपने गांव में उन्होंने राष्ट्रपति होने या के पहले ही बहुत कुछ किया है। आपने सोचे कि जिस महिला ने 2 बार विधायक मंत्री रहने के बाद अपनी पूरी संपत्ति दे दिया स्कूल खोलने के लिए, और अच्छा खासा स्कूल खोला वहां पे शिक्षा के प्रसार के लिए, जबकि उनके इलाके में कहीं कुछ नहीं था। और ऐसा भी नहीं किया, बहुत जागरूक महिला नहीं रही। इनके पिताजी अपने गांव के ग्राम प्रधान रहे हैं, इनके ग्रैंडफादर अपने गांव के ग्राम प्रधान रहे हैं। तो एक जागरूक परिवार है ये, जो अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए काम करने के लिए हमेशा से आगे रहा।
तो ये सब, लेकिन जो पीपुल्स गवर्नर या पीपुल्स प्रेसिडेंट तो उनके गांव के लोग कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन एपीजे कलाम के जो अपील थी पूरे देश भर में वो हाइट पा पाएंगे नहीं कर सकता। लेकिन निश्चित रूप से जो बात कही उसने कि बीजेपी ने ये संदेश देने की कोशिश जरूर की है कि वह आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को एक सम्मानजनक स्थान देने की कोशिश की है। लेकिन ये भी देखिए ना कि एपीजे कलाम को इन्होंने राष्ट्रपति बना करके यह कहने की कोशिश की अल्पसंख्यक हमारे लिए छूट नहीं है, और 2022 आते आते सरकार में कोई भी अल्पसंख्यक मंत्री नहीं रह गया, किसी राज्य में कोई इनका उम्मीदवार नहीं रह गया। तो ये आप बहुत दिनों तक आप नाटक नहीं कर सकते हैं ना, आपके समय पे दिन आएगी आएगी। सवाल यह है कि, लेकिन मैं ये कहता हूं कि एक आदिवासी राष्ट्रपति को बनाने के लिए अगर बीजेपी ने सर्वानुमत की कोशिश की होती, पूरी दुनिया में संदेश जाता कि एक सत्तारूढ़ दल उस देश के सभी राजनीतिक दलों ने मिलकर के अपने समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले समूह से लेकर के अपने देश का राष्ट्रपति बनाया। ठीक है, लेकिन अगर आप राजनीतिक सियासी फायदे के लिए जब कोई काम करते हैं तो आपकी नीयत जो है वह बड़े काम को भी छोटा कर देती है। अनुपम जी, ये जो शॉट्स आ रहे सेलिब्रेशन के, आप देख के क्या बोलेंगे? अनप्रेसिडेंटेड है? हाँ, डेफिनेटली अनप्रेसिडेंटेड है। मतलब राष्ट्रपति चुनाव में इस तरह का उत्साह और इस तरह का उसको सेलिब्रेट करना किसी चीज को, जैसा कि आप कह रहे थे, कभी हम लोगों ने नहीं देखा। पर जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी ने सियासी दांव खेला है और वो चाहेगी उसको ज्यादा से ज्यादा मिल करना, उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाना। भारतीय जनता पार्टी, देखिए जहाँ तक सर्व संबंध की बात है, भाजपा क्यों चाहती है? आपको एक मिनट अनुपम जी माफी चाहता हूँ, रोकना चाहूंगा, सेक्रेटरी जनरल की बाइट है, सुन लेते हैं। 664 श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू got 812 votes of the value of 94,478. 812 votes with a value of 94,478. And Shri Yashwant Sinha got 521 votes of the value of 71,186. 71,186. So up to this round, the cumulative total is total valid votes 3219, total value of valid votes 838,839, of which Srimati Murmu gets 2161 votes of the value of 577,777, and Shri Sinha gets 1058 votes of value of 261,062. 1058 votes with a value of 261,062. इसी को हिंदी में बता दे रहा हूं मैं कि तीसरे चरण की काउंटिंग में हमने इंक्लूड किया था कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा और पंजाब। इस चरण में जो टोटल वैलिड वोट्स हैं उनकी संख्या है 1333 और इनकी टोटल वैल्यू ऑफ वैलिड वोट्स है 1,65,664। इसमें मुर्मू जी को मिले हैं 812 वोट जिनकी वैल्यू है 94,478 और श्री सिन्हा को मिले हैं 521 वोट जिनकी वैल्यू है। मोटा मोटी बात है इसमें कि क्रॉस वोटिंग जमकर हुई, लोगों ने जमकर वोट दिया। मैं प्रोग्राम के अंत में यही कहना चाहूँगा कि जो द्रौपदी मुर्मू की विक्ट्री है वो सिंबॉलिक और सब्सटेंटिव दोनों हैं। वो दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, पहली आदिवासी जनजाति से हैं, गवर्नर भी रह चुकी हैं। ये सब चीज़ें हम कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व है, लेकिन ये जो पहचान की लड़ाई होने वाली है वो ज़्यादा बड़ी होगी। मैं खुद झारखंड खूंटी इलाके में था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी डीलिस्टिंग को लेके पूरे देश में संघ की तरफ से जो अभियान चल रहा है, आप ये कह सकते हैं कि ये एक अलग मोर्चा खुलेगा। उस पर साफ तौर से कहा जा रहा है कि आप डीलिस्ट कीजिए उन लोगों को जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया है। और मैं आपको कह दूं कि ये एक प्रतिवेदन प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को भी दिया गया था और मैंने वहाँ तमाम नेताओं से बात की। उन्होंने बोला कि मुर्मू जी जब शपथ ले लेंगी तब उनको भी एक इसी तरह का प्रतिवेदन दिया जाएगा। बोलिए। मैं बताना चाह रहा था, अभी जो लेटेस्ट जानकारी आई है उसके हिसाब से द्रौपदी मुर्मू को 72% वोट मिले हैं। यानी ये वोट प्रतिशत जो बीजेपी का टारगेट था
कि यूपीए के दूसरे कार्यकाल में प्रणब मुखर्जी 69% वोट हासिल करके जीते थे बड़ी जीत से, और प्रतिभा सिंह पाटिल 65%। तो यहाँ पर पिछली बार रामनाथ कोविंद 65% वोट जीते थे। बीजेपी का टारगेट था कि पिछली बार के मुकाबले हमें ज़्यादा वोटों से जीत दिलानी है अपने कैंडिडेट को, जैसे यूपीए ने दिलाई थी। उसमें बीजेपी कामयाब रही है। जहाँ कहाँ तो एनडीए के पास सिर्फ 49% वोट थे और कहाँ उसे 72% वोट मिले। इसीलिए हम लोग कह रहे थे कि अच्छा होता कि यशवंत सिन्हा खुद ही पीछे हट जाते, कह देते भाई हम द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करते हैं, कम से कम इस फजीयत से तो बचते वो। वो कहानी है ना प्याज और जूती वाली, अभी मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि कहने का मतलब ये है कि अब आप चुनाव भी हार गए और दो लोग आपको कह के भी चले जाएं बात, तो अच्छा नहीं लगता। लेकिन मोटी बात है, हाँ आप ठीक कह रहे हैं। मेरा तो मानना ये है कि जब द्रौपदी मुर्मू का नाम था तो द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट देना चाहिए था, क्योंकि ना केवल वो आदिवासी जनजाति थे। और मैं दर्शकों को बता दूं, हम लोग मैं ट्राइबल शब्द इसलिए इस्तेमाल नहीं करता क्योंकि कॉलोनियल शब्द है, अंग्रेज़ों ने हमको दिया था, तो इसलिए तभी मैं आदिवासी और जनजाति शब्द इस्तेमाल करता हूँ। बल्कि जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कम से कम साख तो रह जाती। जिस तरीके से ऑपोजिशन यूनिटी टूट गई, पहली चीज़, तालमेल गड़बड़ा गया, दूसरी चीज़, और तीसरा मैसेज अंडबंड गया, चौथी क्रॉस वोटिंग हो गई, और एक आपने एजेंडा सेट कर दिया। कहते हैं ना कि दो तरह की मार्केटिंग होती है, एक होती है कि अपने लिए बात करो, और एक होती है आप मुझे दिन भर गाली देते चले जाएं, तो मैं तो अपने लिए बात कर रहा हूं, आप भी मेरे लिए बात करें। तो द्रौपदी मुर्मू की कैंपेन वैसे ही हो गई, सब लोग उन्हीं की बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि अगर सपोर्ट कर दिया जाता तो शायद फ्लेवर इस इलेक्शन का कुछ और रहता। तो सुनील जी आपका, अनुपम जी आपका, और नवल कांत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू यूसुफ। और बस द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के अवसर पे एक ही बात मैं कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि विपक्ष का फेल होना तय है या विपक्ष का फेल होना लिखित है अभी बीजेपी के सामने। बस ये है कि दे हैव नॉट गॉट देयर एक्ट टुगेदर, और ये 8 साल की कहानी है। हारना तय नहीं है, लेकिन वो लड़ ठीक से नहीं रही है। तो सियासत की बात में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।